नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भीमराज मीणा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिल प्रदेश न्यूज। हमारे साथ है उदयपुर के सांसद प्रत्याशी प्रकाश बूझ। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, हमारे चैनल में पहले तो आपका स्वागत। धन्यवाद जोहार, और साथ ही आपके चैनल के थ्रू दर्शकों को भी जोहार। सर, हम जानना चाहेंगे कि आपकी शिक्षा कहाँ तक रही? मेरी शिक्षा जीएनएम नर्सिंग है और साथ ही बीए अभी कंप्लीट हुई है। जी सर। और मैं मेडिकल लाइन से हूँ, मेडिकल को छोड़कर राजनीति में है। तो सर, अभी शिक्षा के बारे में भी कोई प्रोसेस साल के बंद कर दिया? अभी जस्ट मैंने बीए कंप्लीट करी है, आगे का चलता रहेगा एजुकेशन साथ साथ ही और राजनीति के साथ। तो सर, आपने जो शिक्षा आपने यहाँ तक की और मतलब आप यहाँ राजनीतिक में आने से क्या मतलब कारण क्या रहा? मेन मुद्दे आपके क्या क्या सोचा था कि मैं राजनीति में जाऊँ? देखो, राजनीति में आने का मेरा कोई ऐसा खास मकसद या कह सकता हूँ इरादा नहीं था। एक्सीडेंटल जॉन रहा हुआ है ये, क्योंकि मुझे विरासत में राजनीति मिली। उसके बाद में 2008 से 13 की जो बीजेपी सरकार थी, जी सर, उसने एजुकेशन लागू किया। नहीं, 8 से 13 नहीं, 13 से 18। जी सर। तो उसमें क्या है कि मदर और फादर साक्षर थे, उनके पास डिग्री नहीं थी। मेरा उसी दरमियान मेरा जीएनएम का डिग्री कंप्लीट हुआ था। तो मेरे पास डिग्री की वजह से मुझे चुनाव लड़ा दिया गया, चुनाव जीत गए, सरपंच बन गए। उसके बाद में पूरा प्लेटफॉर्म चेंज। सर, आप कितने बार सरपंच रहे? मैं 5 साल का कार्यकाल एक ही बार रहा हूँ। 5 साल मदर रहे हैं, 10 से 15, 15 से 20 में रहा हूँ। तो आपके पंचायत कितना मतलब जिम्मेदार है लोगों के बीच आपके? उस समय चुनाव हम 315 वोटों से जीते थे। जी सर। और उसमें मेरी वृहद पंचायत थी बड़ी। अब की बार तो क्या है, उसके बाद 2020 में पंचायत पुनर्गठन होने के बाद में बुढ़े से साधनत अलग हो गई, उसमें साधनत की साधनत। आप उदयपुर के यहाँ सांसद प्रत्याशी, मतलब आपको लोगों ने बहुत भारी समर्थन दिया और आप हार चुके थे और आपकी जो उम्मीदें थी वो टूट चुकी थी। वो क्या उम्मीदें थी कि जो आप सांसद बन के उदयपुर क्षेत्र के लिए क्या विकास करना चाहते थे? देखो, उम्मीदें अभी रही नहीं आपके पास? उम्मीदें तो क्या है कि राजनीति है। और जब मैं पहली बार 2005 में हम चुनाव लड़े थे फादर, उसमें मेरी इतनी एज नहीं थी, पर मुझे इतना जरूर याद है पहली बार चुनाव लड़कर हारे थे हम। अच्छा सर। उसके बाद 2 बार लगातार चुनाव जीते और फिर पंचायत समिति सदस्य का चुनाव जीते। जनता की जो उम्मीदें हैं वो मेरी अपनी उम्मीदें नहीं, जनता की उम्मीदें। हम ये कह सकते हैं जनता की उम्मीदों को झटका जरूर लगा है, लेकिन हम अगली बार जनता की जो उम्मीदें हैं उसको जरूर पूरा करेंगे। सर, जो एक राजनीति के बीच, मतलब हिंदू और आदिवासी के बीच जब टकराव होता है तो कहा जाता है कि आदिवासी हिंदू, और एक तरफ कहा जाता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। अगर आदिवासी हिंदू हो भी जाता है तो क्या उस दलित पिछड़ा वर्ग आदिवासी जो गरीब तबके से आता है उसको कपड़ा, मकान, जो शिक्षा, स्वास्थ्य या मिल रही है या नहीं मिल रही है, अगर मान लेता है तो? देखो, आदिवासी हिंदू है नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और नहीं भी। क्योंकि पहली बात तो ये है कि आदिवासी किसी धर्म में नहीं आता है, और सभी धर्म ऐसे हैं जिसमें आदिवासी पाए जाते हैं। हाँ, ये है जिस क्षेत्र में जो धर्म ज़्यादा लोग मानते हैं उसके संपर्क में आने से आदिवासी उस संपर्क में आ गया और वो रीति नीति करने लगा है। लेकिन इस पृथ्वी का, इस जमीन का सबसे पहला मानव आदिवासी है, जिसको हमने भी पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि इंसान का क्रमिक विकास, उसमें जो वो विकास हो रहा है ना, उसमें कहीं किसी धर्म का कोई उल्लेख नहीं है। तो ये है कि हम सभी आदिवासी सभी धर्मों का बाप है। हमारे लिए सभी धर्म समान है, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हम किसी धर्म को गालियाँ नहीं देते हैं। लेकिन धर्मवाद में ये राजनीति जो है वो एक एजेंडा बन गई है। राजनीतिक लोगों की मूलभूत जो सुविधा है लोगों की, उसको छोड़कर नेता धर्मों पे बात करते हैं। लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि धर्म की राजनीति करनी चाहिए, क्योंकि लोगों की जो मूलभूत सुविधा है उसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। सर, 1-2 दिन पहले मैंने पोस्ट पे देखी थी कि संविधान यानी कि ये आरक्षण हटाओ और देश बचाओ, आपने भी देखी होगी। देखो, इसको ये है कि आरक्षण हटाओ, बहुत सारी पोस्टें सोशल मीडिया पे चलती है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास ज्ञान नहीं होता, वो ऐसी चीज़ें कहते हैं। लेकिन आरक्षण कोई जाति के आधार पर नहीं दिया गया है, धर्म के आधार पर नहीं दिया। आरक्षण एक प्रतिनिधित्व है एक समाज का, जिसमें बहुत सारे समाज को अलग अलग आधार पर आरक्षण दिया गया है। तो वो आरक्षण जो है ना, वो कोई विकास का या विकास की योजना नहीं है, वो प्रतिनिधित्व है हर समाज का। संवैधानिक तरीके से, लोकतंत्र में, प्रशासनिक तरीके से, बाकी जो हैं सारी जगह हर समाज का नेतृत्व रहे, प्रतिनिधित्व रहे, ये वो सहयोग है, ना कि विकास की योजना। जो आरक्षण हटाओ, आरक्षण हटाने की जो लोग बात करते हैं, जो नादान लोग हैं, जिनके पास सोशल मीडिया के द्वारा, स्पेशली मैं ये कह सकता हूँ कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जिनको ज्ञान मिलता है, वो इस तरह की बात करते हैं। बाकी जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, किताबें पढ़ी है, वो इस तरह की बातें नहीं करते हैं। सर, एक और सवाल है कि जो बीजेपी पार्टी है ना, उसको शायद 2 साल पूरे नहीं हुए, उसका जो वर्चस्व तेज़ी से बढ़ रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखो, बीजेपी 2 साल पूरे नहीं हुए, अभी हो जाएंगे पंचायती राज चुनाव से पहले। लेकिन ये कह सकते हैं कि कोई पार्टी आज उठी, कल 2 एमएलए, 5 एमएलए, सांसद बन गए, तो इसका ये नहीं है कि वो कल ही उठ के बन गई। इस पार्टी के पहले की जो मेहनत रही है, जिन लोगों ने मेहनत करी है तन मन से,
उन लोगों की मेहनत की वजह से आज यहाँ पार्टी जरूर हमने अभी बनाई है सभी लोगों ने मिलकर, लेकिन उसकी मेहनत जो है वो किसी ने देखी नहीं आज तक। और बेटर है, पार्टी बहुत आगे जा रही है, लोगों का समर्थन मिल रहा है और आगे हम जरूर ये कह सकते हैं कि अगले जब चुनाव आएंगे तब राजस्थान की सरकार इस पार्टी के बगैर नहीं बन पाएगी। फिर जो बीजेपी के जो विधायक हैं अभी लगातार विधानसभा में आवाज़ उठा रहे हैं आदिवासियों के लिए, फिर भी सरकार उनकी बातों को अनदेखा कर रही है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखो, सरकार ये कह सकते हैं कि जब जब राज्य में बीजेपी की सरकार आई है हमेशा तानाशाही रही है। वो क्या है कि किसी की सुनते नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा जनप्रतिनिधि जो यहाँ से सुन के गया है उनका कर्तव्य है, क्योंकि यहाँ की जनता ने उनको इसीलिए सुन के भेजा है कि वो राज्य की सबसे बड़ी पंचायत में जाकर यहाँ के लोगों की आवाज़ उठाएं, यहाँ के लोगों की बातें करें, तो वो बखूबी हमारे जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। सर एक और सवाल है, जब हमारे आदिवासी एरिया के अंदर जब अपने जो समाज के स्तर पर जो रैलियाँ होती है और मीटिंग होती है, उसमें कहा जाता है कि आदिवासी एरिया में बिना ग्राम पंचायत सरपंच बिना परमिशन के अलावा अपने गांव के अंदर दारू खड्डा नहीं खोल सकता है। फिर भी आदिवासी एरिया में जो दारू 20,000 उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखो, दारू का तो ये है कि ये 5वीं अनुसूची है, यहाँ पर अंग्रेजी शराब के ठेके खोल ही नहीं सकते। लेकिन इसमें यह है कि हमारे लोग भी जागरूक नहीं हैं और सरपंच वगैरह ये भी इसको ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं। लेकिन जहाँ जहाँ ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में अंग्रेजी शराब के ठेके खोल रखे हैं, ये पूरी तरह से अवैध हैं। अगर हमारे लोग आज जागरूक हो जाएं तो अंग्रेजी शराब के ठेके कल बंद हो जाएंगे। सर जो एक जहाँ तेलंगाना अभी ये साइड जो जंगल जल रहा है और पूंजपतिया जो जंगल को काट कर वहाँ के जो वनस्पति है और आगे अंदर जो जीव जंतु है ना, वो उनको बहुत सारी तकलीफ है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखो, बहुत सारी जगह आपने देखा होगा अखबारों में, सोशल मीडिया पे, कि बंदर का आतंक, या फिर ये कह सकते हैं कि गांव में शेर आ गया। अभी 2-4 दिन पहले सागवाड़ा का इलाका देखा होगा कि एक पावर हाउस के पीछे शेर घूम रहा है। किसी ने ये नहीं सोचा कि शेरों के घर में, मतलब जंगलों में, इंसान चला गया। बहुत सारे ये लोग कहते हैं कि आप लोग बंदरों ने आतंक कर रखा है, शेर गांव में आ गए। शेर गांव में नहीं आए, बंदरों ने आतंक नहीं किया, इंसानों ने आतंक किया है, उनके घरों को उजाड़ा है और हम लोग जंगलों की तरफ चले गए, जंगलों को काट रहे हैं, विकास के नाम पर प्रकृति को अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं। तो ये आज नहीं तो कल प्रकृति का प्रकोप देखने को मिलेगा और दिख भी रहा है। आप लोगों ने देखा होगा पिछले साल जो गर्मी का मौसम था, कितनी भयंकर गर्मी पड़ी थी। ये एक कारण ही रहा है कि प्रकृति का नाश किया जा रहा है और इस बार भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है, क्योंकि सरकारें पर्यावरणविदों की बातें नहीं मान रही तो पर्यावरण को उजाड़ा जा रहा है। तो ये निकट भविष्य में ये कह सकते हैं कि इंसान अगर अंधे विकास की दौड़ में भागता रहा तो एक दिन इस पृथ्वी से समूल समाप्त हो जाएगा।